दोस्तों, क्या कोई सांदी जंगल बचा सकती है? क्या एक बेटी की विदाई हजारों पेड़ों की जिंदगी का कारण बन सकती है? और क्या उत्तराखंड एक छोटी सी परंपरा पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का नया रास्ता दिखा सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो अगले कुछ मिनट आपके सोने का तरीका बदल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरविस्ट और आप देख रहे हैं द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड के उस आंदोलन की कहानी जिसने वृक्षारोपण को भावनाओं से, संस्कृति को प्रकृति से और बेटी को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया। दोस्तों, इस आंदोलन का नाम है मैती आंदोलन। दोस्तों, यूकेपीएससी, यूकेट्रिपलसी, वन आरक्षी, पुलिस, पटवारी, समीक्षा अधिकारी और उत्तराखंड की लगभग हर बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैती आंदोलन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम केवल तथ्यों को रटेंगे नहीं, हम समझेंगे कि आखिर मैती आंदोलन इतना सफल क्यों हुआ, इसकी सोच क्या थी और क्यों आज भी इसे उत्तराखंड के सबसे अनूठे पर्यावरणीय मॉडल में गिना जाता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसी मेमोरी ट्रिक बताऊंगा जिससे संस्थापक, वर्ष, स्थान और मुख्य धारणा शायद ही आप भूल पाएंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की मास्टर क्लास। दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर मैती आंदोलन क्या है? दोस्तों, पहली नज़र में यह एक साधारण वृक्षारोपण अभियान लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसकी सोच बेहद अलग और गहरी है। जरा एक पहाड़ी गांव की दोस्तों कल्पना कीजिए। घर में शादी का माहौल है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बेटी अपने जीवन की नई यात्रा शुरू करने वाली है। इसी शुभ अवसर पर एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। दूल्हा दुल्हन मिलकर दोस्तों क्या लगाते हैं? पौधा लगाते हैं दोस्तों। लेकिन इस आंदोलन की असली शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि मैती आंदोलन का उद्देश्य केवल पौधा लगाना नहीं है, बल्कि उसे जीवन भर सुरक्षित रखना है। दुल्हन की विदाई के बाद उस पौधे की देखभाल उसके मायके वाले करते हैं दोस्तों। माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य उस पौधे को केवल एक पेड़ नहीं मानते, वे उसे अपनी बेटी की जीवन स्मृति के रूप में देखते हैं दोस्तों। जब भी इस पौधे को पानी दिया जाता है, मानो बेटी की यादों को छीना जा रहा हो। जब यह पौधा धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनता है, तो यह केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं रहता, वह एक परिवार की भावनाओं, प्रेम और जिम्मेदारी का प्रतीक बन जाता है। और दोस्तों, यही वह विचार है जिसने मैती आंदोलन को सामान्य वृक्षारोपण अभियानों से बिल्कुल अलग पहचान दी दोस्तों। अब जरा परीक्षा की दिशा सोचिए। सरकारी अभियान में पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल कौन करेगा? मैती आंदोलन ने इसी प्रश्न का समाधान दिया, भावात्मक जुड़ाव दोस्तों। और यही कारण है इसे उत्तराखंड का भावात्मक पर्यावरण संरक्षण मॉडल भी कहा जाता है। और दोस्तों, यदि परीक्षा में पूछा जाए मैती आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा विवाह संस्कार के माध्यम से वृक्षारोपण को परिवार और मायके के भावात्मक जुड़ाव से जोड़कर पौधों को दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित करना। दोस्तों, यही मैती आंदोलन की सबसे बड़ी दोस्तों विशेषता है दोस्तों। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस अनोखे विचार का जन्म कैसे हुआ? इसके लिए हमें समय से लगभग 25 वर्ष पीछे जाना होगा। लगभग दोस्तों 1970 का दशक। उत्तराखंड के जंगलों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी। वन केवल लकड़ी नहीं थे, वे पहाड़ों की जलधाराएं थे, खेतों की नमी थे और लाखों लोगों के जीवन का आधार थे। ऐसे समय में उत्तराखंड की धरती में एक ऐतिहासिक जन आंदोलन हुआ था दोस्तों। उसका नाम था दोस्तों चिपको आंदोलन। तो दोस्तों, इस आंदोलन ने केवल पेड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी, इसने पूरे देश को यह संदेश दिया कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं है, बल्कि जीवन का आधार है। और दोस्तों, इसी आंदोलन से प्रेरित हुआ एक युवा शिक्षक कल्याण सिंह रावत। वे पेशे से जीव विज्ञान के प्रवक्ता थे, विज्ञान पढ़ाते। उन्होंने एक ऐसी समस्या को बहुत करीब से देखा जिस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान गया। दोस्तों, सरकारी और सामाजिक संस्थाएं हर वर्ष हजारों पौधे लगाती थीं दोस्तों, फोटो खिंचवाती थीं, समाचार बनते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद उनमें से अधिकांश पौधे सूख जाते थे। क्यों? क्योंकि पौधा लगाने वाला व्यक्ति और पौधे के बीच कोई रिश्ता नहीं बन पाता था, कोई उसे अपना नहीं मानता था। और दोस्तों, यहीं से कल्याण सिंह रावत के मन में एक नया विचार जन्मा। उन्होंने सोचा, अगर किसी पौधे को किसी परिवार की भावनाओं से जोड़ दिया जाए तो क्या वह पौधा अधिक सुरक्षित नहीं रहेगा? और दोस्तों, यही विचार आगे चलकर मैती आंदोलन की दोस्तों नींव बना। और दोस्तों, परीक्षा में यदि पूछा जाए कि मैती आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था, तो बिना किसी भ्रम का उत्तर होगा दोस्तों चिपको आंदोलन दोस्तों। लेकिन अभी दोस्तों कहानी शुरू हुई नहीं है दोस्तों।
अभी हम आपको मैती शब्द का दोस्तों वार्षिक अर्थ भी दोस्तों समझाएंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे उस शब्द की जिसने इस पूरे आंदोलन को पहचान दी, तो वो शब्द है दोस्तों मैती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस शब्द का अर्थ आखिर में क्या है? उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियों में मैत का अर्थ दोस्तों क्या होता है? मायका, यानी कि वह घर जहाँ एक बेटी जन्म लेती है, बड़ी होती है और विवाह के बाद विदा होकर ससुराल चली जाती है। इसी मैत शब्द से बना है दोस्तों मैती, अर्थात मायके के लोग। मैती अर्थात मायके के लोग, यानी मायके का परिवार। और यही वह भावनात्मक रिश्ता है जिसे कल्याण सिंह रावत ने पर्यावरण संरक्षण से जोड़ दिया। दोस्तों जरा सोचिए, जब बेटी विदा हो जाती है तो उसके हाथों लगाया गया एक पौधा उसके मायके में उसकी यादों का प्रतीक बन जाता है। और दोस्तों हर एक नई पत्ती मानो बेटी की मुस्कान जैसी लगती है। और दोस्तों हर बढ़ती हुई शाखा उसके जीवन की खुशियों का एहसास कराती है। और यही भावनात्मक जुड़ाव इस आंदोलन की दोस्तों सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब आते हैं उस तथ्य पर जो लगभग हर पृथ्वी परीक्षा में पूछा जाता है, वर्ष दोस्तों 1995। और दोस्तों इसी वर्ष चमोली जनपद के ग्वालदम में कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन की दोस्तों औपचारिक शुरुआत की थी। दोस्तों ध्यान रखिए, यह केवल एक स्थान नहीं है बल्कि उत्तराखंड के पर्यावरण इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों। तो दोस्तों परीक्षा में बैठने से पहले ये 4 फैक्टर आप याद कर लिए दोस्तों इस आंदोलन जो मैती आंदोलन के संस्थापक हैं दोस्तों, वो कल्याण सिंह मैती के नाम से जिनको हम जानते हैं। और दोस्तों इसकी जो स्थापना वर्ष है दोस्तों वो 1995 है। और इसकी शुरुआत दोस्तों चमोली के दोस्तों ग्वालदम से हुई थी और जनपद है दोस्तों चमोली जिला। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? क्या केवल पेड़ लगाना? नहीं। अगर उद्देश्य दोस्त केवल पेड़ लगाना होता तो यह आंदोलन शायद कभी इतना प्रसिद्ध नहीं बनता। कल्याण सिंह रावत अच्छी तरह जानते थे कि वृक्षारोपण का सबसे कठिन चरण पौधा लगाना नहीं बल्कि उसे जीवित रखना है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिससे सरकार से पहले समाज जिम्मेदार बने। और दोस्तों यहीं से शुरू होता है मैती आंदोलन की असली ताकत। दोस्तों इस जो मैती आंदोलन है इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाना, यानी कि जन भागीदारी, यानी पेड़ बचाने की जिम्मेदारी केवल वन विभाग की नहीं बल्कि पूरे समाज की हो। और दोस्तों दूसरा उद्देश्य विवाह जैसे दोस्तों पवित्र संस्कार को प्रकृति से जोड़ना ताकि हर नई शुरुआत धरती के लिए भी एक नई शुरुआत बने। और दोस्तों तीसरा उद्देश्य पौधों के साथ भावनात्मक जुड़ाव विकसित करना, क्योंकि जिस पौधे को परिवार अपनी बेटी की याद समझ कर सींचेगा उसे कभी वो सूखने भी नहीं देगा। और यही विचार मैती आंदोलन की दोस्तों सबसे बड़ी सफलता का आधार बना। और दोस्तों जो चौथा उद्देश्य है कि महिलाओं और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण का नेतृत्व देना। उत्तराखंड की महिलाएं सदियों से जंगल, पानी और प्रकृति से गहराई से जुड़ी रही हैं और मैती आंदोलन ने इसी शक्ति को संगठित रूप दिया। गांव की युवतियां, मैती संगठन और सामुदायिक भागीदारी इसी आंदोलन की मजबूत नींव बन गई। और दोस्तों समाज में पर्यावरण के प्रति स्थायी जिम्मेदारी विकसित करना, यानी आज पौधा लगाना, कल उसकी देखभाल करना और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा भविष्य छोड़ देना, यही सोच मैती आंदोलन को एक साधारण अभियान नहीं बल्कि सतत विकास का सामाजिक मॉडल बनाती हैं। दोस्तों अगर परीक्षा में पूछा जाए कि मैती आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा विवाह संस्कार के माध्यम से वृक्षारोपण को जन भागीदारी और भावनात्मक जुड़ाव से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण को स्थायी बनाना। तो दोस्तों याद रखिए ये 5 शब्द विवाह, पौधा, मायका, देखभाल और ये संरक्षण, अगर ये 5 शब्द दोस्तों हमने याद कर लिए तो पूरा मैती आंदोलन आपकी स्मृति में हमेशा रहेगा। तो दोस्तों अब समय है अंतिम परीक्षा प्रवृत्ति का। दोस्तों अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी और वीडियो ध्यान से देखी है तो अब तक पूरा टॉपिक कुछ ही सेकंड में आपकी स्मृति में, आपकी मेमोरी में स्थायी हो जाएगा। चलिए एक एक करके सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दोहराते हैं। दोस्तों आपको जवाब देना होगा कि मैती आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों सही आंसर होगा कल्याण सिंह रावत, मैती। स्थापना वर्ष दोस्तों परीक्षा के लिए याद रखिएगा, यूके पीएससी या यूके ट्रिपल सी के लिए दोस्तों 1995।
और प्रारंभिक स्थान दोस्तों इसका था ग्वालदम चमोली। और इस मैती आंदोलन को जो कल्याण सिंह रावत को जो प्रेरणा मिली वो दोस्तों चिपको, सही चिपको आंदोलन से मिली दोस्तों। किसके मिली? चिपको आंदोलन से दोस्तों प्रेरणा मिली। तो दोस्तों और मैथ का अर्थ क्या होता है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मैथ का दोस्तों अर्थ होता है माई का। तो दोस्तों मैती आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता विवाह के अवसर पर पौधारोपण और उस पौधे को बेटी के मायके की भावनाओं से जोड़कर उसकी दीर्घकालीन देखभाल सुनिश्चित करना मैती आंदोलन का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों ये फैक्ट के लिए आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैती आंदोलन हमें केवल परीक्षा का एक अध्याय नहीं सिखाता, हमें केवल नंबर नहीं दिलाता, यह जीवन का भी एक संदेश देता है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और पर्यावरण संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। और दोस्तों ऐसे समय में उत्तराखंड की यह छोटी सी पहल हमें बताती है कि प्रकृति की रक्षा केवल कानूनों से नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और समाज की भागीदारी से भी की जा सकती है। और दोस्तों यही कारण है कि मैती आंदोलन को केवल एक पर्यावरण आंदोलन नहीं बल्कि भावनात्मक पर्यावरण संरक्षण का एक अनोखा भारतीय मॉडल माना जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गरुभंजन या गरुभंजक के नाम से जाना जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। 3, 2, 1। दोस्तों हर महान आंदोलन के पीछे एक महान विचार होता है, लेकिन उस विचार के पीछे एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुनिया को बाकी लोगों से थोड़ा अलग नज़रिए से देखता है। मैती आंदोलन के पीछे भी एक ऐसा ही व्यक्तित्व था, श्री कल्याण सिंह रावत मैती। लेकिन सवाल है, आखिर एक जीव विज्ञान के शिक्षक ने ऐसा क्या देखा जिसने उत्तराखंड के पर्यावरण संरक्षण का इतिहास ही दोस्तों बदल दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरविष्ट और आप देख रहे हैं द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा। तो दोस्तों किसी भी आंदोलन को समझने के लिए उसके संस्थापक की सोच को समझना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि विचार बदलते हैं और यही विचार समाज भी बदल देते हैं। आज के इस भाग में हम जानेंगे दोस्तों कि कल्याण सिंह रावत कौन थे और उनका बचपन कैसा था, वे प्रकृति के इतने करीब कैसे आए, चिपको आंदोलन ने उनके जीवन की दिशा कैसे बदली और कैसे इस शिक्षक ने पूरे उत्तराखंड को पर्यावरण संरक्षण का एक नया रास्ता दिखाया। तो दोस्तों कल्याण सिंह रावत जिनका जन्म दोस्तों 19 अक्टूबर 1953 को उत्तराखंड के दोस्तों बैनोली गांव मतलब चमोली जनपद के बैनोली गांव में हुआ। उनका बचपन हिमालय की गोद, घने जंगलों, कलकल बहती नदियों और प्रकृति के बीच बीता। लेकिन प्रकृति से उनका जुड़ाव केवल संयोग नहीं था। उनके पिता दोस्तों त्रिलोक सिंह रावत, जो त्रिलोक सिंह रावत इनके पापा थे, वो वन विभाग में कार्यरत थे। और यही कारण था कि बचपन से ही कल्याण सिंह रावत ने जंगलों को केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि जीवन का आधार माना। आगे चलकर उन्होंने वनस्पति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर जीव विज्ञान के प्रवक्ता बने। लेकिन एक शिक्षक होने के बावजूद उनकी असली पाठशाला उत्तराखंड के जंगल थे। और इसी दौरान देश में एक ऐतिहासिक आंदोलन दोस्तों चल पड़ा था, जिसका नाम आप दोस्तों जानते ही हैं, चिपको आंदोलन। और दोस्तों 1974 उत्तराखंड के लोग अपने जंगल बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। महिलाएं, युवा, ग्रामीण सब एक साथ थे। इन्हीं घटनाओं ने युवा कल्याण सिंह रावत के मन पर गहरा प्रभाव डाला, इतना गहरा कि उन्होंने स्वयं भी छात्रों के साथ इस पर्यावरणीय चेतना से जुड़े अभियानों में भाग लिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जंगलों को केवल कानून नहीं बचा सकते, उन्हें बचाने के लिए समाज का जागना जरूरी है। और यहीं से उनकी सोच बदलने लगी और यही सोच आगे चलकर मैती आंदोलन की नींव बनी। तो दोस्तों हमने जाना कि मैती आंदोलन कैसे शुरू हुआ। और दोस्तों अब दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक दिन कल्याण सिंह रावत ने एक ऐसी बात देखी जो शायद हजारों लोगों ने देखी थी, लेकिन समझा बहुत कम लोगों ने। हर साल सरकार, विभिन्न संस्थाएं, सामाजिक संगठन हजारों पौधे लगाते थे, अभियान पूरे होते थे, समाचार छपते थे, तस्वीरें खींचती थी। लेकिन कुछ महीने बाद उनमें से अधिकांश पौधे सूख जाते थे। तो जरा आप सोचिए आखिर ऐसा क्यों होता था? क्या पौधे खराब थे? नहीं। क्या मिट्टी खराब थी? नहीं। फिर समस्या कहाँ थी दोस्तों? समस्या थी दोस्तों जिम्मेदारी में। पौधा लगाने वाला उसे अपना नहीं मानता था और जिसे अपना नहीं माना जाता उसकी देखभाल भी लंबे समय तक नहीं होती। और दोस्तों यही प्रश्न कल्याण सिंह रावत ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरे
आंदोलन की दिशा बदल दी। उन्होंने सोचा, अगर किसी पौधे को किसी परिवार की भावनाओं से जोड़ दिया जाए तो क्या यह पौधा कभी अनाथ रहेगा? और यही प्रश्न दोस्तों बाद में एक क्रांतिकारी विचार में बदल गया। उन्होंने वृक्षारोपण को उत्तराखंड के सबसे पवित्र सामाजिक संस्कार विवाह से दोस्तों जोड़ दिया। और दोस्तों विवाह के दिन दूल्हा दुल्हन मिलकर एक पौधा लगाते हैं, लेकिन दोस्तों यह केवल एक रस्म नहीं, यह उस परिवार की नई पीढ़ी, उस प्रकृति के बीच एक जीवंत वचन होता है। दुल्हन की विदाई के बाद इस पौधे की जिम्मेदारी उसके मायके की होती है। माँ, पिता, भाई, बहन और पूरा परिवार उस पौधे को अपनी बेटी की याद समझकर संभालता है। और यही कारण है कि मैती आंदोलन में पौधा केवल लगाया नहीं जाता, उसे परिवार का सदस्य बना दिया जाता है। और शायद यही कारण है कि यह मॉडल सामान्य वृक्षारोपण अभियानों से बिल्कुल अलग साबित हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको प्रश्न बताना है, आपको कमेंट में लिखना है कि मैती आंदोलन की कार्यप्रणाली का मूल आधार क्या था। तो दोस्तों विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन द्वारा पौधारोपण तथा वधु के मायके द्वारा उस पौधे की भावनात्मक देखभाल और संरक्षण दोस्तों मैती आंदोलन की कार्यप्रणाली का दोस्तों मूल आधार था। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों उसके बाद मैती संगठन। तो दोस्तों मैती संगठन क्या है और मैती दीदी क्या होती है दोस्तों, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान आपका आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों पहले आप जानिए, क्या यह पूरा अभियान केवल दूल्हा दुल्हन तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। मैती आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी गांव की अविवाहित युवतियां, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई थी। इन्हीं युवतियों के समूह को मैती संगठन दोस्तों कहा जाता है। और जरा सोचिए, अगर पूरे गांव की बेटियां मिलकर गांव के पेड़ों की जिम्मेदारी उठा लें तो क्या होगा। और यही सोच मैती संगठन की दोस्तों नींव बनी। विवाह तय होने के बाद मैती संगठन दोस्तों सक्रिय हो जाता है। सबसे पहले गांव की युवतियां स्थानीय जलवायु के अनुसार उपयुक्त पौधों का चयन करती हैं, चाहे फलदार पौधा हो चाहे छायादार पौधा हो। क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए उसी पौधे का दोस्तों चयन किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों एक छोटी सी पौधशाला तैयार की जाती है ताकि पौधा स्वस्थ और सुरक्षित रहे। लेकिन इस संगठन की सबसे खास बात उसका नेतृत्व है। मैती संगठन की जो दोस्तों इसका जो नेतृत्व है दोस्तों, वो इसका नेतृत्व है दोस्तों। और इसका नेतृत्व कौन करता है दोस्तों? मैती संगठन की सबसे वरिष्ठ या नेतृत्व करने वाली युवती को दोस्तों क्या कहा जाता है? मैती दीदी कहा जाता है। तो मैती दीदी दोस्तों सिर्फ कार्यक्रम का संचालन नहीं करती, बल्कि पूरे आयोजन का समन्वय करती है। वह सुनिश्चित करती है कि पौधारोपण सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, उचित पौधे का चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, क्लाइमेट के अनुसार पौधा चुना गया कि नहीं चुना गया। और दोस्तों बाद में उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी तय की जाती है। यानी मैती आंदोलन सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का अभियान नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं और युवतियों के नेतृत्व का भी एक सशक्त उदाहरण है। और दोस्तों यही कारण है इस आंदोलन में महिलाएं केवल सहभागी नहीं, बल्कि परिवर्तन की नेतृत्वकर्ता बनकर सामने आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आपका प्रश्न है कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है कि मैती संगठन क्या है। तो दोस्तों आपको टाइप करना है, मैती आंदोलन के अंतर्गत गांव की अविवाहित युवतियों का वह समूह जो विवाह के अवसर पर पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाता है। ये दोस्तों मैती संगठन का जो है मुख्य वर्ग कार्य था। और दोस्तों मैती दीदी कौन होती थी? मैती संगठन का नेतृत्व करने वाली युवती को दोस्तों क्या कहा जाता था? मैती दीदी कहा जाता था। अब हम बात करेंगे दोस्तों मैती कोष के बारे में दोस्तों बात करेंगे। मैती कोष के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों मैती कोष क्या है? दूल्हे से ली जाने वाली उपहार राशि होती थी दोस्तों। तो दोस्तों जो मैती कोष है इसमें क्या होता था कि पहले तो ये समझिए दोस्तों कि अगर एक शादी केवल दो लोगों का मिलन न होकर पूरे समाज के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर बन जाए, तो दोस्तों यही सोच मैती कोष की स्थापना के पीछे थी। दोस्तों विवाह समारोह के दौरान जब पौधारोपण की रस्म पूरी हो जाती थी तो मैती संगठन की युवतियाँ दूल्हे से एक प्रतीकात्मक उपहार राशि प्राप्त करती थीं। लेकिन दोस्तों यह राशि किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती थी, इसे जमा किया जाता था दोस्तों मैती कोष में। अब दोस्तों सवाल उठता है, इस कोष का उपयोग किसके लिए किया जाता था? सबसे पहले
उसी पौधे की सुरक्षा और देखभाल के लिए जिसे विवाह के दिन लगाया जाता था, शादी के दिन जिस पौधे को लगाया जाता था, उसकी पौधे की सुरक्षा के लिए ही मैती कोष की स्थापना की गई थी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैती आंदोलन का दोस्तों उद्देश्य सिर्फ पौधा लगाना नहीं बल्कि उसे वर्षों तक जीवित रखना था। लेकिन यही इसकी सोच दोस्तों और भी व्यापक हो जाती थी। और दोस्तों मैती कोष का उपयोग केवल जो मायके द्वारा जो पौधा लगाया गया केवल उसका संरक्षण ही नहीं है बल्कि इसकी सोच और व्यापक थी दोस्तों। तो दोस्तों मैती कोष का उपयोग गांव की जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं की सहायता के लिए भी दोस्तों किया जाता था, चाहे उनकी शिक्षा हो या सामाजिक सहयोग की आवश्यकता हो। तो दोस्तों मैती कोष समुदाय की सहभागिता का दोस्तों प्रतीक बन गया। यानी एक विवाह, एक पौधा और एक छोटा सा सहयोग पूरे समाज के लिए आशा का माध्यम बन गया। और दोस्तों यही कारण है कि मैती आंदोलन का केवल पर्यावरण संगठन का ये मॉडल नहीं बल्कि दोस्तों सामाजिक उत्तरदायित्व का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण दोस्तों माना जाता है। तो दोस्तों हमने जाना कि दोस्तों मैती कोष के पीछे का वास्तविक दोस्तों उद्देश्य क्या था, ये दोस्तों आपने अच्छी तरह जान लिया। अब दोस्तों हम अंतिम पार्ट में दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कल्याण सिंह रावत। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 19 अक्टूबर 1953 में। स्थान था दोस्तों बैनौली चमोली। और पेशा क्या था दोस्तों, ये जीव विज्ञान के प्रवक्ता थे। और इनको इस आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली दोस्तों? चिपको आंदोलन 1974 से मिली। और दोस्तों मैती संगठन के बारे में हमने अभी बात की थी। गांव की अवैध युवतियों का ये संगठन था। स्थानीय नेतृत्व कौन करता था? जो इनकी वरिष्ठ सहयोगी होती थी, मैती दीदी इसको कहते थे। और मैती कोष तो पर्यावरण और संचालन के लिए इस कोष की दोस्तों स्थापना की गई थी। दोस्तों मैती कोष की स्थापना दोस्तों की गई थी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको यहाँ तक दोस्तों जरूर समझ में आया होगा कि मैती आंदोलन की कार्यप्रणाली में युवाओं के अवसर पर पौधारोपण, वधु के मायके द्वारा पौधे की देखभाल, गांव की युवतियों के लिए मैती संगठन तथा पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्यों के लिए मैती कोष की दोस्तों भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। दोस्तों अब हम जानेंगे कैसे कारगिल के वीर शहीदों की स्मृति में शौर्य वन बनाया गया, कैसे नंदा देवी राजजात जैसी विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक यात्रा नंदा देवी स्मृति वन से जुड़ी, और कैसे चिपको आंदोलन की नायिका गौरा देवी की स्मृति को बांचे जंगलों के माध्यम से अमर किया गया। दोस्तों यूकेपीएससी और यूकेपीएससी में शौर्य वन, नंदा देवी स्मृति वन, गौरा देवी स्मृति बांझ वन, नौटी, नंदासेन और राजगढ़ी जैसे तथ्य सीधे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आज का प्रत्येक मिनट परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और उससे पहले जिसने पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रभक्ति के साथ जोड़ दिया, तो दोस्तों 1999 की बात है। दोस्तों 1999 की बात है। पूरा देश कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा था। हम भारतीय के मन में एक ही भावना थी, अपने वीरों के प्रति सम्मान। लेकिन कल्याण सिंह रावत ने सोचा, क्या शहीदों की याद केवल पत्थर की स्मारकों तक ही सीमित रहना चाहिए या उनकी स्मृति हर साल बढ़ने वाले जीवित वृक्षों में भी बच सकती है? और दोस्तों यहीं से जन्म हुआ शौर्य वन की अवधारणा का। दोस्तों चमोली जिले के ओछाटी गांव में स्थानीय महिलाओं और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दोस्तों मिलकर शहीदों की स्मृति में सैकड़ों पेड़ दोस्तों लगाए। और इन पेड़ों का उद्देश्य सिर्फ हरियाली नहीं था बल्कि हर बढ़ता हुआ वृक्ष हर वीर सैनिक के बलिदान का जीवित प्रतीक बने। यानी जब भी कोई उस वन में प्रवेश करे तो उसे केवल पेड़ दिखाई न दें बल्कि उसके पीछे छिपा राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान भी दोस्तों याद आए। इसलिए इस वन का नाम दोस्तों रखा गया शौर्य वन दोस्तों। तो दोस्तों शौर्य वन एक जंगल नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संगम है। और दोस्तों बाद में ऐसे ही स्मृति आधारित पहल अन्य स्थानों में भी प्रेरणा का स्रोत बनी। तो दोस्तों यदि परीक्षा में दोस्तों पूछा जाए कि शौर्य वन किसकी स्मृति में स्थापित किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा कारगिल युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में। और दोस्तों यदि पूछा जाए, स्थान आपसे पूछा जाए, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ओछाटी गांव, जनपद चमोली। और दोस्तों अब आगे हम पढ़ेंगे। दोस्तों मैती आंदोलन की यात्रा यही नहीं रुकती, अब यह राष्ट्रभक्ति से आगे बढ़कर
उत्तराखंड की सबसे पवित्र सांस्कृतिक यात्रा नंदा देवी राजजात से जुड़ने वाली है और यह दोस्तों यहीं से शुरू होती है नंदा देवी स्मृति वन। दोस्तों नंदा देवी स्मृति वन की एक जो कहानी है दोस्तों, तो दोस्तों यदि अगर उत्तराखंड की संस्कृति बात की जाए और नंदा देवी राजजात का नाम ना आए तो दोस्तों चर्चा अधूरी मानी जाती है। इसे केवल एक यात्रा कहना इसके महत्व को कम करना होगा। यह आस्था, परंपरा और हिमालयी संस्कृति का जीवंत उत्सव है। और अब जरा सोचिए, जब लाखों लोगों की आस्था प्रकृति से जुड़ती है तो उसका परिणाम कितना अद्भुत हो सकता है। और इसी विचार को मैती आंदोलन ने वर्ष 2000 में विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा के अवसर पर चमोली जनपद के नौटी गांव के निकट स्थापित किया गया नंदा देवी स्मृति वन दोस्तों। और यह केवल पौधारोपण कार्यक्रम नहीं था दोस्तों, बल्कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं दोस्तों। जब श्रद्धालु मां नंदा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें तो इसी श्रद्धा के साथ प्रकृति के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और यही नंदा देवी स्मृति वन की मूल भावना थी दोस्तों। मैती आंदोलन ने यहाँ एक बड़ा संदेश दिया, अगर धार्मिक आस्था पर्यावरण से जुड़ जाए तो समाज स्वयं प्रकृति की रक्षा करने लगता है। और दोस्तों यही कारण है नंदा देवी स्मृति वन केवल वन नहीं है बल्कि संस्कृति और संरक्षण का जीवंत प्रतीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, वर्ष 2000, अवसर नंदा देवी राज यात्रा, स्थान नौटी, जनपद चमोली, पहल की नंदा देवी स्मृति वन लगाए गए दोस्तों। तो परीक्षा के लिए दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैती आंदोलन की सबसे भावनात्मक पहल अभी बाकी है। अब हम चलेंगे दोस्तों उस महिला स्मृति में जिसने एक दिन पेड़ों से लिपटकर पूरी दुनिया को पर्यावरण का संदेश दिया दोस्तों। और दोस्तों पूरी दुनिया को उन्होंने पर्यावरण का संदेश, जी हाँ, हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की नायिका दोस्तों गोरा देवी के बारे में। गोरा देवी और गोरा देवी स्मृति बांजवन। तो दोस्तों चिपको आंदोलन की यदि बात करें तो दोस्तों गोरा देवी का नाम आता है और वह महिला जिसने केवल पेड़ों को नहीं बचाया बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है। कल्याण सिंह रावत गोरा देवी के इस साहस और पर्यावरण प्रेम से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने सोचा क्या आने वाली पीढ़ियां भी गोरा देवी के योगदान को हमेशा याद रखेंगी। और दोस्तों यहीं से एक नई पहल शुरू हुई, गोरा देवी स्मृति बांजवन दोस्तों गोरा देवी स्मृति बांजवन जो चिपको की दोस्तों विरासत है। और यह वन चमोली जनपद के नंदासेन क्षेत्र में विकसित किया गया। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों छिपी है। आखिर बांज का ही चयन दोस्तों यहाँ पर क्यों किया गया? क्योंकि दोस्तों बांज केवल एक पेड़ नहीं है, यह उत्तराखंड के पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की जीवन रेखा माना जाता है। बांज के जंगल जल स्रोतों को सुरक्षित करने में, मिट्टी के कटान को रोकने में और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए गोरा देवी की स्मृति में बांज के वृक्षों का संरक्षण एक प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों मैती आंदोलन ने यहाँ एक और संदेश दिया, महान व्यक्तियों की स्मृति में पत्थर के स्मारक नहीं, जीवित जंगल भी बनाए जा सकते हैं। और ऐसे जंगल हर वर्ष बढ़ते हैं, सांस लेते हैं और दोस्तों आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। दोस्तों याद रखिएगा गोरा देवी स्मृति वन जो है और स्थान ये कहाँ लगाएगी दोस्तों? नंदासेन चमोली में लगाएगी। मुख्य वृक्ष कौन सा लगाएगी दोस्तों? बांज, ओग लगाया गया। प्रेरणा दोस्तों मैं कल्याण सिंह रावत मैती को कहाँ से मिली? गोरा देवी एवं चिपको आंदोलन की पर्यावरण ये विरासत है और वहीं से ये प्रेरणा दोस्तों मिली है कल्याण सिंह रावत जी को। तो दोस्तों परीक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैती आंदोलन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अब यह पुरानी टिहरी जो जलमग्न हो गई दोस्तों, पुरानी टिहरी की स्मृतियों। और दोस्तों उसके बाद आता है 1930 में जो ऐतिहासिक तराड़ी कांड से जुड़ने वाली है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे इतिहास, स्मृति और पर्यावरण संरक्षण एक साथ मिलकर एक नई सामाजिक चेतना का दोस्तों निर्माण करते हैं। तो दोस्तों मैती आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने केवल भविष्य के लिए पेड़ नहीं लगाए बल्कि अतीत की स्मृतियों को भी वृक्षों के माध्यम से जीवित रखने का प्रयास किया। दोस्तों इसी सोच से जुड़ी यह एक अत्यंत भावनात्मक पहल है दोस्तों, लोक माटी वृक्ष अभिषेक। दोस्तों लोक माटी वृक्ष अभिषेक समारोह, जब टिहरी बांध के निर्माण के कारण पुराना टिहरी शहर जलमग्न हो गया तो उसके साथ असंख्य स्मृतियां भी पानी में समा गईं। लेकिन
स्मृतियों को मिटने नहीं दिया गया। मैती आंदोलन ने और इन यादों को विश्रवण के माध्यम से एक नई पहचान देने का प्रयास किया और यह संदेश था दोस्तों, इमारतें मिट सकती हैं लेकिन संस्कृति और स्मृतियां जीवित रह सकती हैं और उनका सबसे सुंदर माध्यम बन सकते हैं वृक्ष। और दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड के इतिहास की एक और महत्वपूर्ण घटना दोस्तों हुई यहाँ पर दोस्तों, तिलाड़ी कांड। दोस्तों सन 1930 की बात है। उत्तरकाशी जनपद का राजगढ़ी क्षेत्र, वन अधिकारों की मांग कर रहे थे स्थानीय लोग। निहत्थे लोगों पर दोस्तों गोलियां चलाई गई और दोस्तों यह घटना उत्तराखंड के इतिहास में तिलाड़ी कांड के नाम से जानी जाती है। वर्षों बाद मैती आंदोलन ने इन शहीदों की स्मृति को भी वृक्षों से जोड़ दिया। राजगढ़ी में दोस्तों वृक्ष अभिषेक समारोह आयोजित किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास को केवल किताबों में न पढ़ें बल्कि उसे जीवित जंगलों में भी महसूस करें। दोस्तों यही मैती आंदोलन की सबसे अनोखी सोच थी। जहां कहीं स्मृति है वहां एक वृक्ष होना चाहिए और जहां कहीं इतिहास है वहां प्रकृति भी साथ होनी चाहिए। और इसी अवधि में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न यात्राएं, विद्यालय आधारित पर्यावरण कार्यक्रम और जन भागीदारी से जुड़े अभियान भी चलाए गए। दोस्तों इन सभी पहलों का एक ही उद्देश्य था, पर्यावरण संरक्षण को समाज का संस्कार बनाना। तो दोस्तों परीक्षा के लिए याद रखिए दोस्तों, लोग माटी वृक्ष अभिषेक पुरानी टिहरी की स्मृतियों जो जलमग्न हो गया उसकी याद में दोस्तों लगाए गए ये वृक्ष हैं दोस्तों, ये जंगल हैं। तिलाड़ी कांड 1930 उनकी याद में राजगढ़ी में, और दोस्तों वृक्ष अभिषेक लगाए गए शहीदों की स्मृति और पर्यावरण संरक्षण का दोस्तों ये अनोखा संगम है दोस्तों। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। उत्तरकाशी का दोस्तों ये राजगढ़ी क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, अब मैप का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य पर्यावरणीय जो कार्यक्रम हुए दोस्तों, नैना और नंदा रज यात्रा, मैती गंगा ग्राम योजना, स्वतंत्रता की 85 वर्षगांठ पर जो पेड़ लगाए गए और पर्यावरणीय तमाम जो यात्राएं हुई ये सब यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बहुत ही डीप रिसर्च पर ये दोस्तों वीडियो बनी है और आपके यूकेपीएससी और यूकेपीएससी में बहुत काम आएंगे। यदि दोस्तों आप यूकेपीएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए दोस्तों 9719668523। तो हमारे संस्थान में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासें दोस्तों अवेलेबल हैं दोस्तों अब हम बात करेंगे थोड़ा सा दोस्तों इस सेक्शन की रिवीजन की बारी है। तो दोस्तों रिवीजन आपको जरूर करना है और दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सौरीवन और दोस्तों कारगिल शहीद के वीर शहीदों की स्मृति में लगाए गए स्थान याद रखना दोस्तों, ये वो छाटी चमोली में दोस्तों लगाए गए। और दोस्तों नंदा देवी स्मृति वन, वर्ष था दोस्तों 2000, अवसर नंदा देवी राज यात्रा, स्थान दोस्तों नौटी चमोली था दोस्तों, नौटी चमोली था। तो दोस्तों नंदा देवी जो नंदा देवी स्मृति वन थे इसको आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद गोरा देवी स्मृति माजवन, स्थान था दोस्तों नंदासेन और चमोली का इलाका है। पेड़ा गौरा देवी एवं चिपको आंदोलन की पर्यावरणीय विरासत है दोस्तों। और दोस्तों मुख्य वृक्ष इसमें लगाया गया बांज दोस्तों, इसमें मुख्य वृक्ष जो दोस्तों बांज लगाया गया। और दोस्तों तिलाड़ी शहीद स्मृति पर 1930 का जो तिलाड़ी कांड हुआ उसमें तिलाड़ी स्मृति शहीद स्मृति पर जो वन लगाए गए स्थान था दोस्तों राजगढ़ी और उत्तरकाशी में दोस्तों। तो ये फैक्ट दोस्तों बहुत ही मतलब। और जो लोग माटी वृक्ष अभिषेक किया गया दोस्तों, इसमें जो वन लगाए गए जब पूरा टिहरी जलमग्न हो गया तो उसकी याद में दोस्तों, और जो टिहरी का जो स्थापन हुआ उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए लोग माटी वृक्ष वन दोस्तों लगाए गए। तो ये वन दोस्तों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इनका रिवीजन करना परीक्षा यूकेपीएससी और यूकेपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पहले भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो दोस्तों मैती आंदोलन की जो सबसे बड़ी सफलता इन वनों की संख्या में नहीं है बल्कि उस सोच में है जिसने इतिहास को वृक्षों से, संस्कृति को प्रकृति से, राष्ट्रभक्ति को पर्यावरण से और स्मृतियों को हरियाली से जोड़ दिया। और दोस्तों यही कारण है मैती आंदोलन सिर्फ एक पर्यावरणीय अभियान नहीं बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक दोस्तों बन चुका है। दोस्तों अब तक हमने जाना मैती आंदोलन की शुरुआत, उसकी कार्यप्रणाली और उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में। लेकिन अब हम समझेंगे ग्वालदम से शुरू हुई यह छोटी सी पहल कैसे पूरे उत्तराखंड में फैली, फिर भारत के विभिन्न राज्यों पर पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा का विषय बनी।
दोस्तों किसी भी आंदोलन की वास्तविक सफलता सिर्फ इस बात से नहीं नापी जाती कि उसने कितने लोगों को प्रभावित किया, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसका विचार कितनी दूर तक पहुंचा। और मैती आंदोलन इसी कसौटी पर एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एक छोटे से विचार से शुरू हुआ मैती आंदोलन साल 1995 चमोली जनपद का ग्वालदम, और यही एक विद्यालय से शुरू हुई यह पहल धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में फैली। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने लोगों को इस आंदोलन से जोड़ दिया? इसका उत्तर किसी सरकारी आदेश में नहीं बल्कि भावनाओं में छिपा है। मैती आंदोलन किसी महंगे संसाधन पर आधारित नहीं था और न ही इसे चलाने के लिए किसी बड़ी तकनीकी की आवश्यकता थी। इसका पूरा आधार एक पौधा, एक परिवार और एक भावनात्मक रिश्ता और जीवन भर की जिम्मेदारी, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। धीरे धीरे उत्तराखंड के अनेक गांवों में इस विचार को अपनाना शुरू किया। विवाह के अवसर पर पौधारोपण, पौधों की देखभाल और परिवार की भागीदारी एक नई सामाजिक परंपरा का रूप लेने लगी। दोस्तों यही कारण है कि मैती आंदोलन सिर्फ पेड़ लगाने का अभियान नहीं रहा बल्कि जन भागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण मॉडल बन गया। और जब कोई विचार समाज का हिस्सा बन जाता है तब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मैती आंदोलन का विस्तार का सबसे बड़ा आधार क्या था, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा सामाजिक परंपरा, भावनात्मक जुड़ाव और सामुदायिक सहभागिता। दोस्तों याद रखिए ये तीनों शब्द आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों अब दोस्तों यह आंदोलन उत्तराखंड की सीमाओं तक सीमित नहीं रहने वाला नहीं था। जल्द ही भारत के अन्य राज्यों में भी यह आंदोलन दोस्तों फैला। तो दोस्तों जब कोई विचार समाज की आवश्यकता बन जाता है तो उसकी पहचान अपने आप सीमाओं से बाहर निकल जाती है। मैती आंदोलन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उत्तराखंड से शुरू हुई एक अनोखी सोच धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में देखी जाने लगी। लोगों ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रमों में संभव नहीं है। जब तक समाज, परिवार और स्थानीय समुदाय स्वयं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक वृक्षारोपण का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। और यही कारण था मैती आंदोलन की मूल अवधारणा भारत के दोस्तों विभिन्न राज्यों में फैली। और दोस्तों मैती आंदोलन जो ये विभिन्न राज्यों में फैला, इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर, केरल और दिल्ली के जैसे क्षेत्रों का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इन सभी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग हैं, संस्कृतियाँ अलग हैं, लेकिन मैती आंदोलन का मूल उद्देश्य हर जगह एक जैसा है। सामाजिक अवसरों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़िए, यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। एक विचार जो किसी विशेष धर्म, जाति या क्षेत्र तक सीमित नहीं था बल्कि उस समाज के लिए उपयोगी था जो प्रकृति को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहता था। दोस्तों अगर पूछा जाए कि मैती आंदोलन के राष्ट्रीय विस्तार का मूल संदेश क्या था, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा सामाजिक परंपराओं और जन भागीदारी को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना। तो दोस्तों ये इसका मूल संदेश था। दोस्तों अब तक मैती आंदोलन उत्तराखंड से निकलकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंच चुका था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हिमालय के एक छोटे से गांव में जन्मा यह विचार दुनिया का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करेगा? और यही मैती आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणादायक यात्रा है। धीरे धीरे इस आंदोलन की अनोखी अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनने लगी। क्यों? दुनिया भर में वृक्षारोपण तो हो रहा था, लेकिन दोस्तों वृक्षों को परिवार की भावनाओं से जोड़ने का विचार वास्तव में अद्वितीय था। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कनाडा की। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कनाडा की। कनाडा मैती आंदोलन की अवधारणा की कनाडा के पूर्व विदेश मंत्री फ्लोरा डोनाल्ड ने इसकी सराहना करी। इस मैती आंदोलन की सराहना करी। दोस्तों यह इस बात का संकेत था कि उत्तराखंड का स्थानीय मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। और इसी प्रकार दोस्तों नेपाल जैसे हिमालयी क्षेत्र ने भी समुदाय आधारित पर्यावरण संरक्षण की सोच की चर्चा हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैती आंदोलन नेपाल ने भी अपनाया। दोस्तों भारत और नेपाल दोनों की सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि प्रकृति से गहराई से जुड़ी हैं, इसलिए मैती आंदोलन का मूल संदेश वहाँ भी प्रासंगिक माना गया। और दोस्तों इसी क्रम में इंडोनेशिया के संदर्भ में भी विवाह और वृक्षारोपण की अवधारणा का उल्लेख भी वहाँ मिलता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में भी इस विचार का उल्लेख पर्यावरण संरक्षण के एक प्रेरणादायक मॉडल के रूप में दोस्तों किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मैती आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी देश में
उसकी हुबहू नकल होना नहीं थी, बल्कि उसी मूल सोच का लोगों तक पहुंचना था, यानी संस्कृति को पर्यावरण संरक्षण के माध्यम बनाया जाए। और यही विचार विश्व स्तर पर इस आंदोलन की सबसे बड़ी दोस्तों पहचान बना। तो यदि दोस्तों अगर परीक्षा में पूछा जाए मैती आंदोलन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की पहचान मिली, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा इसकी सामुदायिक और सांस्कृतिक पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया और विभिन्न देशों के संदर्भ में इसका दोस्तों उल्लेख मिलता है। और कनाडा से जुड़े संदर्भ में मैंने अभी आपको दोस्तों बताया कि वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री फ्लोरा डोनाल्ड का नाम आप विशेष रूप से दोस्तों याद रखिए। दोस्तों मैती आंदोलन हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। कोई भी बड़ा परिवर्तन हमेशा एक छोटे विचार से शुरू होता है। ग्वालदम में लगाया गया एक छोटा सा पौधा आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का वृक्ष बन चुका है। और यही मैती आंदोलन की दोस्तों सबसे बड़ी सफलता है। और इसे सिद्ध किया कि जब समाज स्वयं प्रकृति की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, तब पर्यावरण संरक्षण सरकारी कार्यक्रम नहीं जन आंदोलन बन जाता है। तो दोस्तों ये लेक्चर हमारा आपका कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दोस्तों जोड़ टाइप कीजिए। इससे हमें आपके विचारों को जानने की वजह मिलेगी, हम आपके विचार जान पाएंगे। दोस्तों अब हम समझेंगे कि मैती आंदोलन आखिर इतना सफल क्यों हुआ और कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री सम्मान कब मिला। तो दोस्तों इस पूरे आंदोलन में यूकेपीएससी और यूकेडब्ल्यूएससी किन तथ्यों को सबसे अधिक पहले पूछते हैं। तो दोस्तों अगर आपने केवल अंतिम, ये दोस्तों इस लेक्चर का अंतिम भाग है, तो परीक्षा से पहले पूरे आंदोलन का रिवीजन आप जोड़ कर लेना। एक बार मैं दोस्तों आपका रिवीजन करा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान उसके भाषणों में नहीं, उसके परिणामों में होती है। और यही बात मैती आंदोलन को भारत की सबसे अनोखे पर्यावरण अभियानों में शामिल करती है। दोस्तों जरा सोचिए, हर वर्ष देश में लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कितने पौधे वर्षों बाद भी जीवित रहते हैं। यही प्रश्न कल्याण सिंह रावत ने भी पूछा था और उसका समाधान खोजा। भावनाओं में उन्होंने समझ लिया था कि जिस पौधे के साथ परिवार का रिश्ता जुड़ जाता है, उसकी सुरक्षा अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। और यही सोच आज मैती आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि दोस्तों मानी जाती है। और दोस्तों इस आंदोलन ने वृक्षारोपण को एक सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जन भागीदारी का अवसर बना दिया। दोस्तों अब पेड़ केवल लगाए नहीं जाते, उन्हें परिवार अपनाता है। यही कारण है मैती आंदोलन केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रहा, इसने समाज, संस्कृति, महिलाओं, युवाओं और पूरे समुदाय को दोस्तों एक साझा उद्देश्य जोड़ दिया। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि गांव की बेटियां जो पहले केवल सामाजिक कार्यक्रमों की सहभागी मानी जाती थी, अब पर्यावरण संरक्षण की नेतृत्वकर्ता बनकर सामने आई। मैती संगठन और मैती दीदी जैसे अवधारणाओं ने महिला नेतृत्व को एक नई पहचान दी। और दोस्तों यही कारण है मैती आंदोलन को कम्युनिटी बेस्ड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मॉडल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सरकार से पहले समाज आगे बढ़ता है। तो दोस्तों अगर परीक्षा में पूछा जाए मैती आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं और जन भागीदारी से जोड़कर वृक्षों के दीर्घकालीन संरक्षण का सफल मॉडल प्रस्तुत करना। तो दोस्तों याद रखेगा, पौधा लगाया, परिवार जुड़ा, समाज जुड़ा, महिलाएं जुड़ी, पर्यावरण बचा, बस इसको आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री सम्मान कब मिला। तो दोस्तों कल्याण सिंह रावत जी को वर्ष 2020 में, तो दोस्तों यहाँ पर एक तारीख है, सन 2020 में कल्याण सिंह रावत जी को देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से दोस्तों सम्मानित किया गया 2020 में। दोस्तों ये देखिए स्क्रीन पर दोस्तों 2020 में कल्याण सिंह रावत मैती को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं था, यह उत्तराखंड की सोच का सम्मान था जिसने बेटी की विदाई को धरती की हरियाली से जोड़ दिया। और यह सम्मान उन हजारों ग्रामीण महिलाओं का भी सम्मान था जिन्होंने मैती आंदोलन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, और उन लाखों पौधों का भी जो आज इस विचार के कारण जीवित हैं। दोस्तों यहाँ एक बात और समझिए, पद्मश्री किसी एक दिन के काम के लिए नहीं मिलता, इसके पीछे वर्षों की मेहनत, समर्पण और समाज पर पड़ा स्थायी प्रभाव होता है। और दोस्तों यही कारण है कि आज कल्याण सिंह रावत का नाम केवल मैती आंदोलन के संस्थापक के रूप में नहीं, बल्कि जन भागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूतों में दोस्तों गिना जाता है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे
ये आंदोलन शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म हुआ, कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों हमने ये मैती आंदोलन आपको पूरा कराया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। दोस्तों यदि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन यूकेपीएससी या यूकेटीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे संस्थान द टर्निंग पॉइंट अल्मोड़ा से कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप 9719668523 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। न्याय के सर्वोच्च देवता गुरु देवता आप पर और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।